गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। थोड़ा सा अंश पढ़ा था आपने इसका, बहुत बड़ा पाठ है आपका ये, और आपके पास किताब तो है ही है, तो आप उससे विस्तार से अपनी किताब से पढ़ेंगे। अब देखिए 29 मार्च 1944 को एन ने लिखा कि कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में घोषणा करते हुए कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली जितनी भी डायरियां हैं, जितने भी पत्र हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाएगा। तो ये सुनकर एन बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो डायरी लिखती थी। लेखिका ने कहा कि डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है, वे सभी भूखे हैं और उनके यहाँ 1-2 हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। तो ब्लैक मार्केट में जूते का तला 7.50 गिल्डर का मिलता है। गिल्डर हॉलैंड की मुद्रा को कहते हैं, हॉलैंड का पैसा जो होता है उसे कहते हैं गिल्डर। तो सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं। 11 अप्रैल 1944 को एन ने डायरी में लिखा कि शनिवार को गोलाबारी शुरू हो गई और तेज धमाका सुनने के बाद एन छत से नीचे उतरी। एन के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। उसके पापा ने उसे जल्दी से नीचे आने को कहा था। घर में सभी लोग परेशान थे, क्योंकि अब सबको पता था कि हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। फिर 13 जून 1944 में एन ने डायरी में लिखा कि सभी डच लोग ब्रिटेन का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें कायर कहते हैं। पीटर के बारे में लेखिका कहती है कि वह केवल अच्छा दोस्त है, क्योंकि वह यह मानती है कि पीटर का स्वभाव जो है उसके स्वभाव से बिल्कुल अलग है। एन कहती है कि लोग उसे घमंडी समझते हैं, परंतु वो है नहीं। तो एन अपनी कमियों को जानती है और उन्हें ठीक भी करना चाहती है, जबकि लोग ऐसा कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन एन ऐसा कहती थी। वह लिखती है कि नारियों ने ही समाज को बनाया है, फिर समाज उन्हें उचित सम्मान क्यों नहीं देता? औरतों की मुश्किलों को पुरुष कभी झेल नहीं सकते, इसलिए उन मुश्किलों या तकलीफ़ों का अनुमान लगाना पुरुषों के लिए असंभव है। लेखिका को ये विश्वास है कि अगली सदी में, जब अगली सदी आएगी, तो औरतों को अधिक सम्मान और गौरव की दृष्टि से देखा जाएगा, ऐसा एन सोचती थी। फ्रैंक परिवार की सबसे छोटी लड़की थी। 13 वर्षीय एन फ्रैंक नीदरलैंड में अपने परिवार के साथ रह रही थी। समझा दूँ आपको थोड़ा, यह परिवार यहूदी था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड पर जर्मनी का अधिकार हो गया, तो फ्रैंक परिवार जो था वो अज्ञातवास में चला गया। अज्ञातवास कहते हैं जहाँ किसी को बिना बताए छिपकर रहा जाता है, उसे कहते हैं अज्ञातवास। क्योंकि उस समय नाजियों की सांप्रदायिक नस्ली घृणा की अग्नि में लाखों यहूदियों को जलना पड़ा। नाजी जो कास्ट के लोग थे, वे उस समय यहूदियों के पीछे पड़े हुए थे। तो एन फ्रैंक की डायरी अपने समय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये डायरी यहूदियों पर ढाए गए अत्याचारों का एक प्रामाणिक दस्तावेज है, जीता जागता उदाहरण। नाजी दमन के दस्तावेज के रूप में इस डायरी का महत्वपूर्ण स्थान है। ये डायरी इतिहास के सबसे आतंकप्रद, भयावह और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव को प्रदर्शित करती है। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में तत्कालीन परिस्थितियों एवं सामाजिक आर्थिक परिदृश्यों का भी जीवंत चित्रण किया है, और इसमें उसके निजी सुख दुख और अंदर चल रही, अपने हृदय में चल रही उथल पुथल जो थी, उसका भी चित्रण साफ दिखाई देता है। लेखिका अपने इन शब्दों द्वारा डायरी लेखन को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहती है। एन को अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जो उसके मन की बातों को गहराई तक समझ सके, इसलिए वह अपने मन की इच्छा, अपने तर्कों को, अपनी भावनाओं को डायरी के पन्नों पर उतार देती है। वह सरकार, समाज और परिवार
के बारे में भी अपने विचार डायरी में लिखती है। एन मानती है कि जब उसे अपने परिवार के साथ अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा तो उसने सबसे पहले अपनी डायरी को साथ ले जाने के लिए चुना। उसके बाद उसने अपने रुमाल, किताबें, कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में रखीं। उसने दूसरों की तरह जूते, ड्रेस, जैकेट आदि सामान साथ ले जाने के लिए नहीं रखा, बल्कि ये वाली चीज़ें रखी। वह एक संवेदनशील लड़की थी, इसलिए वह अपने जीवन में पोशाकों की तुलना में डायरी को प्राथमिकता देती थी, मतलब प्रेफरेंस देती थी अपनी डायरी को। ये जितनी भी चीज़ें थी ये सब उसके लिए बेकार थी। जैसे लोग अपनी चीज़ें वैसी रखते हैं, पोशाकें रख ली अपनी पहनने के लिए और चीज़ें रख ली, लेकिन उन्होंने अपनी डायरी को महत्व दिया। तो हॉलैंड की तत्कालीन दशा बहुत ही खराब हो चुकी थी। एन अपनी डायरी में बताती है कि वहाँ के लोगों को सब्जियाँ और सामान लेने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। डॉक्टर भी अपने मरीजों को ढंग से नहीं देख पाते थे। क्यों? क्योंकि इतनी देर में उनकी कार और मोटरसाइकिल चोरी हो जाती थी, और चोरी के डर से डच लोगों ने अंगूठी तक पहनना छोड़ दिया था। तो लोग 5 मिनट के लिए भी घरों को नहीं छोड़ते थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी घर का सामान चुरा कर ले जा लेते थे। तो अखबारों में चोरी का सामान लौटाए जाने के विज्ञापन प्रत्येक दिन पढ़ने को मिलते थे, और चोर गलियों में लगने वाली बिजली की घड़ियों को भी उतार कर ले जाते थे, और सार्वजनिक टेलीफोन की भी चोरी हो जाती थी। जो सारी भीड़ के बीच में लगा होता था टेलीफोन, उस तक को उठा के ले जा लेते थे। ठीक है, चारों तरफ सिर्फ चोरी का वातावरण ही फल फूल रहा था, ऐसा समय था वो। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा था। सरकारी कर्मचारियों पर हमलों की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस प्रकार कुल मिलाकर हॉलैंड की उस समय की दशा जो थी बहुत ही दयनीय थी। तो एन फ्रैंक की प्रतिभा, उसकी समझदारी और धैर्यता उसकी डायरी पढ़कर पता लगाया जा सकता है। तो एन की सहज शालीनता उसकी उम्र की अपेक्षा अधिक थी। इतनी उम्र नहीं थी, लेकिन काफ़ी बुद्धि थी उनके अंदर। एन ने अपने स्वभाव और अवस्था पर काबू पा लिया था। उसमें सहन शक्ति की अद्भुत क्षमता थी, सहन शक्ति बहुत थी। वह एक अच्छी सोच और सुलझे हुए विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। जो बातें उसे बुरी लगती थी उन्हें वो शालीनता से बड़ों का सम्मान करते हुए सहन कर लेती थी। पीटर के प्रति अपने भावों को वह सहेज कर डायरी में ही अंकित करती है। पीटर के प्रति उसकी जो भी भावनाएं थी वो सब उन्होंने डायरी में अंकित की। अपनी किशोरावस्था में वह जिस तरह इन भावनाओं के बारे में उच्च मानसिक स्तर से सोचती है वह सराहनीय है, प्रशंसा करने लायक है। यदि एन में प्रतिभा और परिपक्वता न होती तो युद्ध काल की ऐसी दर्द भरी दास्तान हमें पढ़ने के लिए कभी नहीं मिल पाती।